नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। कक्षा 7 पाठ 13 सुभाष चंद्र बोस का पत्र लेकर। पिछले वीडियो में हमने आधा अभ्यास देख रखा था। उसमें सुभाष चंद्र बोस केसरी पत्रिका के संपादक महोदय को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें लोकमान्य तिलक को कारावास में जो यंत्रणाएँ सहनी पड़ी थी उसके बारे में उन्होंने बताया था। और उसमें यह भी बताया गया था कि उन्होंने ये यंत्रणाओं के बारे में किसी से भी एक शब्द नहीं कहा था। अब इसके आगे देखते हैं कि पत्र में और क्या दिया गया है। समय समय पर मैं इस सोच में डूबता रहा हूँ कि कैसे लोकमान्य को अपने बहुमूल्य जीवन के 6 लंबे वर्ष इन परिस्थितियों में बिताने के लिए विवश होना पड़ा था। हर बार मैंने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को अपने समय में कितनी पीड़ा सहनी पड़ी होगी। वह बताते हैं कि समय समय पर मैं यह विचार करते रहता हूँ कि कैसे बहुमूल्य जीवन को उन्होंने 6 वर्ष के लंबे ऐसी परिस्थितियों में कितने विवशता के साथ बिताना पड़ा होगा। यदि आज के नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो लोकमान्य जी को अपने समय में कितनी पीड़ा सहना पड़ा होगा, जिसके विषय में उनके देशवासियों को कुछ भी पता नहीं रहा होगा। और इस विषय में उनके देशवासी जो हैं उनके कुछ भी पता नहीं रहा था। यह विश्व भगवान की कृति है, लेकिन जेलें मानव की कृतित्व की निशानी है। यह जो होता है वह भगवान की कृति है, पर जेल जो होता है वह मानव की कृति की निशानी है। उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है और सभ्य समाज ने जिन विचारों और संस्कारों को प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वे जेलों में लागू नहीं होते। वह कहते हैं कि उनकी एक अलग ही दुनिया है और जिन सभ्य समाजों और विचारों संस्कारों से प्रतिबद्ध होकर स्वीकार किया है वह संस्कार जेलों में लागू नहीं होता है। अपनी आत्मा के इस हास के बिना बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना लेना आसान नहीं होता है। बंदी जीवन के लिए ऐसी परिस्थिति में अपने आप को ढाल लेना आसान बात नहीं होती है। इसके लिए हमें पिछली आदतें छोड़नी होती है और फिर भी स्वस्थ और फुर्तीली बनाए रखनी होती है। वह कहते हैं इसके लिए हमें बहुत सी पिछली आदतें छोड़नी होती हैं और छोड़ने के बावजूद हमें स्वयं को स्वस्थ और फुर्तीला बनाए रखना पड़ता है। केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दास्ता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकता था। वह कहते हैं कि लोकमान्य तिलक जैसे दार्शनिक ही ऐसी स्थिति और दास्ता के बीच अपनी मानसिक संतुलन बनाए रखे और गीता भाष्य जैसे विशाल ग्रंथ का निर्माण कर दिए। मैं जितना ही इस विषय पर चिंतन करता हूँ उतना ही ज़्यादा मैं उसके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। वह कहते हैं कि मैं जितना ही इस विषय में चिंतन करता हूँ उसके प्रति आदर और श्रद्धा मेरे मन में और बढ़ जाती है और मैं उसमें डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे देशवासी लोकमान्य की महत्ता को आंकते हुए इन सभी तथ्यों को भी दृष्टि पथ में रखेंगे। वह कहते हैं कि मैं सभी देशवासियों से उम्मीद करता हूँ कि लोकमान्य तिलक जी की महत्व को आंकते हुए सभी तथ्यों को दृष्टि में रखेंगे। जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने दीर्घायु कारावास को झेलता गया और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की। वह कहते हैं कि लोकमान्य तिलक जी जो हैं मधुमेह से पीड़ित थे, जिसके बावजूद उन्होंने दीर्घायु अर्थात लंबे समय तक कारावास को झेलते रहे और अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए एक भेंट तैयार की। उसे विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। उसे विश्व के जो महापुरुष होते हैं उनमें प्रथम श्रेणी में स्थान मिलना चाहिए। लेकिन लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी उनको अपना बदला लेना ही था। वह कहते हैं कि लोकमान्य ने प्रकृति के जिन अटल नियमों से अपने बंदी जीवन के दौरान टक्कर ली थी उनको अपना बदला तो लेना ही था। अगर मैं कहूँ तो मेरा विश्वास है कि लोकमान्य ने जब मांडले को अंतिम नमस्कार किया था तो उनके जीवन के दिन गिने चुने ही रह गए होंगे। वह कहते हैं कि मुझे विश्वास है और मेरा यह विश्वास है कि लोकमान्य जी ने जब मांडले जी को अंतिम नमस्कार किए तो उनके दिन गिने चुने अर्थात कुछ ही दिन बचे रह गए थे। निसंदेह यह एक गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे हैं। वह कहते हैं कि निसंदेह बिना किसी संदेह का और गंभीर दुख का विषय है कि हम अपने महानतम पुरुषों को इस प्रकार खोते रहे। लेकिन मैं यह भी सोचता हूँ कि क्या वह दुर्भाग्य किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता है। किंतु मैं यह भी सोचता हूँ यह दुर्भाग्य भरी बात जो है वह
क्या किसी न किसी प्रकार टाला नहीं जा सकता है। आदरपूर्वक आपका स्नेहभाजन सुभाष चंद्र बोस। वह अंत में लिखते हैं आदरपूर्वक और अपना नाम लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें टिप्पणी दिया गया है एन.सी. केलकर तत्कालीन विदर्भ के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, बाद में राजस्व दल में सम्मिलित हो गए थे। वह जो है केलकर जी हैं, तत्कालीन विदर्भ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और बाद में राजस्व दल में सम्मिलित हो गए थे। लोकमान्य तिलक के निधन के पश्चात केसरी पत्रिका का संपादन भी श्री केलकर ने ही संभाला था। तिलक जी का जब निधन हुआ उसके बाद केसरी पत्रिका का संपादन केलकर जी ने ही संभाल रखा था। शंकर व रामानुज, शंकराचार्य और रामानुज भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। शंकराचार्य और रामानुज जो है हमारे भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने अपने अपने ग्रंथों में ब्रह्म, जगत, जीव आदि दार्शनिक तत्वों पर अपने अपने विचार प्रकट किया और वेदों का भाष्य लिखा। इन्होंने क्या किया है, अपने अपने ग्रंथ में ब्रह्म, जगत, जीव आदि दार्शनिक तत्वों पर विचार प्रकट किए हैं और वेदों का भाष्य लिखा है। ये था हमारा पाठ 13 सुभाष चंद्र बोस का पत्र। इसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।